आज फिर से मुझे देखने के लिए लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे यकीन था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं होगा। खैर, मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़कों वालों को फोन करके मना कर दिया था। यह बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरी रिश्ता क्यों पक्का नहीं होने देती। मुझे उनके प्यार पर किसी प्रकार का शक नहीं था, क्योंकि मम्मी के मरने के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। वह मेरी दोस्त थी और माँ भी थी। मुझे उनसे मोहब्बत थी, इसलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी कि मेरी सहेली ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी, क्योंकि शायद उन्हें तन्हाई से डर लगता है, जबकि इस भरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जो उनको समझती हो, अपना सारा वक्त उनको देती हो। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हंस दिया करती और कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐसे ऐरे गहरे के साथ नहीं ब्याहना चाहती हैं। वो मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब दादी ने इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था कि मेरी दोस्त ठीक कहा करती थी। अब शाम में घर आए तो दादी से सवाल किया कि आज जो लोग हमारी रागनी को देखने आए थे वो कैसे लगे आपको। दादी ने कहा, दफा मारो उनको, न जाने कहां से उठकर आ गए थे। वो बिल्कुल कंगाल लग रहे थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। मैंने महसूस किया था कि पापा के माथे पर सिकन पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपनी आवाज को धीमा करके बोले, मम्मी आपको याद है ना, रागनी पूरे 24 बरस की हो गई है। अब उसके लिए रिश्ते आते हैं। एक साल गुजर गया तो लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे, फिर आप उसके लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं रागनी की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है सुनील, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसकी शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं इसे तुम्हारे तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया तो क्या होगा। दादी बड़े इत्मीनान से बोली, फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बिठा कर रखूंगी। इसकी दो रोटियां मुझ पर भारी नहीं है, मैं इसे अपने साथ रख लूंगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दोस्तों की बातें बिल्कुल दुरुस्त थीं। दादी मुझे ब्याहना ही नहीं चाहती थी ताकि वह तन्हा न रह जाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी, जबकि मेरी सारी हम उम्र लड़कियां ब्याही जा रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी। काश वो मुझे छोड़ कर ना गई होती तो आज मुझे यह सब तो ना सहना पड़ता ना। खैर, इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, रागनी तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, नहीं दादी, मुझे तैयार नहीं होना। आपको कौन से लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बिना वजह तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे पता है कि आपको इस बार भी इनकार करना है। मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी और कहने लगी, हो सकता है कि यह लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाना। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था इस बार भी दादी इनकार कर देंगी, मगर फिर भी उनकी खुशी के खातिर तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। कहने लगी कि हमें तो रागनी बहुत ही अच्छी लगी है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स में से 10,000 निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इस कदर तेजी पर बौखला कर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ से सवाल भरी नजरों से देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने वह पैसे मुझे रख लेने का इशारा किया था। मैं वह पैसे थामकर किचन में आ गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था। मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मैं दादी पर अभी भी यकीन नहीं कर सकती थी। वह किसी भी समय अपना फैसला बदल सकती थी। खैर, वो लोग वापस चले गए। अब पापा जब शाम के वक्त काम से आए तो दादी ने उन्हें गले लगा लिया
और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो सुनील, मैंने रागनी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मुस्कुरा कर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा मम्मी, यह तो बताएं उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको भा गई। दादी कहने लगी, वो लोग हमारे शहर के नवाब हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी, उनकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। वो बेयकीनी से बोले, मम्मी ये सब क्या है? दादी ने पापा के लबों पर हाथ रख दिए थे। वो कहने लगी, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे 100% यकीन था एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरी सुनी गई। पापा ने नहीं में सर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूंगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उनके साथ, और बेजोड़ रिश्तों में हमेशा औरतों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला वो लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस सुनील, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने रागनी का रिश्ता तय कर दिया है। मैंने उसे माँ बनकर पाला है, मेरा इतना तो हक बनता है ना। पापा चुप कर चुके थे, मगर उनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वो इत्मीनान नहीं थे। मैं यह सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया कि नवाब अमीर थे? मेरी दादी तो बहुत ही सब्र वाली थी। उन्होंने हमेशा गरीबी में जिंदगी बसर की, मगर लबों पर कभी कोई शिकवा नहीं आया। सारी जिंदगी भगवान का धन्यवाद अदा करती रहीं, और मेरी बारी हर वो रिश्ता ठुकरा दिया था जो जरा गरीब तरह के लोग होते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे खास रिश्ता आया था तो उन्होंने फौरन से हाँ कह दी थी। रात के वक्त पापा मेरे कमरे में आए थे, मुझसे कहने लगे, रागनी, तुम्हारी दादी ने जो रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल किया है उसके मुताबिक तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वह लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया कि तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे शादी तो आप दोनों की मर्जी से ही करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। पापा मुस्कुराने लगे थे। वो बोले, मैं इस रिश्ते को राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूं तो उन लोगों के साथ निशान दहेज नहीं बना पाऊंगा। उन लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मकाम है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर ताने सुनने पड़ेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही हो। मैंने कंधा उचका दिया और बोली, ये बातें आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूंगी। अब वो मेरे सर पर प्यार देकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे इल्म नहीं था कि दादी और पापा में क्या बात हुई और क्या नहीं। पापा अब इस रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि वो दहेज के नाम पर एक सुई तक नहीं लेंगे और शादी भी सादगी से करना चाहते हैं। अब्बू को इन बातों ने भी परेशान किया था, मगर उन्होंने दादी के जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी, मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के वक्त दादी मेरे पास आकर कान में बोली, तुम नवाबों की हवेली में जाकर बहुत मुहतात रहना, उन लोगों में रच बस जाना। तुम्हें पैसे और जेवर जो मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखे रहना, और जब तुम हमसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह लेकर आना, मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इस कदर लालची बन गई थी? वो मुझसे पैसों का तकाजा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपनी इसी मकसद के तहत की हो। खैर, दिल में हजार अरमान लेकर नवाबों की हवेली विदा होकर आ गई थी। मुझे इस बात की फिक्र थी, न जाने मेरा पति कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। वो बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो रागिनी? ये शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नजर उठाकर अपने पति की तरफ देखा था। मैं पहली नजर में ही फिदा हो गई थी। वह बहुत ही गबरू जवान था। उसका नाम अनुज था। मैंने शुक्र तय किया कि वह कोई रवायती नवाब न था। मैंने सुन रखा था कि नवाब लोग बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं। अनुज कहने लगा, रागिनी, तुम्हें हमारे हवेली में बहुत से चैलेंज का सामना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा हमसफर एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आ गई थी। सब मुझ पर वारी सदके जा रहे थे। यह घर लोगों से भरा पड़ा था। जो भी मुझे देखता हजारों के कई नोट थमा देता। मैंने अनु से इस बारे में पूछा तो कहने लगा कि ये हमारा रिवाज है। नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैं वह सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी, तब मुझे दादी की बात
याद आई थी कि यह पैसे मुझे उनको देना। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा पैसा उन्हें कैसे दे सकती हूँ। अगर अर्जुन या उसके घर वालों ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैं इसी सोच में खोई हुई थी कि जब एक नौकरानी मेरे पास पड़ी थी, उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेगम साहिबा, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब की दुआ दें। उसने हाथ उठा ली और मुझे दुआ देने लगी। तभी घर की बाकी नौकरानियां भी वहां आ गई थीं। सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गई थीं। एक एक आगे बढ़ती और मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ दे देती। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था। क्या मुझे घर के नौकरों से कुछ लेना चाहिए या नहीं? मेरी सास मुझे हाँ में लेने का इशारा कर दिया था। जब वो चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तोहफा हमेशा कबूल कर लेना चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए तोहफे में है क्या और दे कौन रहा है। तुमने ये तोहफा लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर की मालकिन ने हमारा तोहफा कबूल कर लिया। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई। जो सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे करीब आकर बोली, बेगम साहिबा, मेरा नाम उषा है। मैं आज तो आपको कुछ भी दे नहीं पाई, लेकिन मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैंने उषा का हाथ थाम ली और बोली, आपने मुझे दुआ दी है, मेरे लिए यही काफी है। बिना वजह खुद को परेशान न करें। मैं इतना कहकर अपने पति की तरफ आगे बढ़ गई। इस हवेली में बहुत से लोग थे। मेरे सास, ससुर, उनके दो भाई और उनकी औलादें, सबके सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहू बहू कहकर नहीं थकते थे। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन उषा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, बेगम साहिबा, अगर आपकी सास या पति आपसे कहें कि आ जाओ तुम इस हवेली का तहखाना दिखाएं, तो उनकी बात हरगिज न मानिएगा। उनके साथ जाने की गलती मत कीजिएगा। मैंने सवाली नजरों से उषा की तरफ देखा था, मगर वह मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई थी। वो ऐसा क्यों कहकर गई है? मेरे दिल में ढेरों प्रश्न चल रहे थे। मैंने सोच लिया था कि उषा से पूछ कर रहूंगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर बाद कमरे में मेरा पति आ गया था। वह बोला, तुम इतनी परेशान से क्यों बैठी हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि अनुज को पता चल सके कि मुझसे उषा ने ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन से उषा से बात करने का मौका तलाश करती रही थी, मगर वह मुझे तनहा नहीं मिली थी। कभी किचन में दूसरी नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी लॉज में मालिकों के सामने सफाई कर रही थी। रात के 10 बजे तक मैं मौके की तलाश करती रही थी। जब मैं नाकामी हुई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, मगर मैंने यह इरादा कर लिया था कि सुबह हर हाल में मैं उषा को अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे बात करूंगी कि उसने मुझसे ये सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और अनुज नाश्ते के लिए कमरे से निकले तो उषा लॉज में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, उषा, तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फारिग हो जाऊं तो तुमसे सफाई करवाऊंगी। उसने इस बात में सर हिला दिया था। हम सब ने बहुत खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, रागनी, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सबको उठाकर किचन में रख दो। मैंने भी यकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था तो कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे यह नहीं कह दिया कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। अनुज जल्दी से बोल पड़ा, कहने लगा, मम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर में काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी बीवी क्यों? सास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगी, तुम्हारी भाभियां बहुत अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है। काम ना हो तो वह बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तफरी के लिए घर में फूट डलवाती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। मुझे उनसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी थी। मैं अपने काम से फारिग हुई तो अपने कमरे में चुप कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद उषा भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था और मुझे ये लिफाफा थमा दिया और बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुंह दिखाई का तोहफा यह रहा मेरी तरफ से। अभी मैं उस लिफाफे को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा
खुला था। मेरी सास बड़ी मशहूर अंदाज में कमरे में दाखिल हुई थी। उसने मेरे हाथ में उषा का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वह खौफ से चीख पड़ी और वो लिफाफा मुझसे लेकर बोली, ये पैसे मैं दान कर दूंगी। फिर उषा के तरफ देखकर बोली, इस लिफाफे में पैसे ही है ना? उषा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह बोली, बेगम साहिबा पैसे ही हैं। इतनी देर में अनुज भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ इशारा किया तो वह जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। यह सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ समझ ही भी नहीं पाई थी। अगले दिन से वह नौकर गायब थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने के वक्त बताई थी। उषा कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने माँ बाप के गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने घुटते हुए नजर से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि उषा को अभी जाना था अपने गांव। मुझ पर घर के इतने काम आन पड़े। मैंने इस तरह से अचानक उषा के गायब हो जाने को भी नजरअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतने काम की आदत भी नहीं थी। दादी ने तो मुझे मेहरानी बनाकर रखा हुआ था और अब मुझे दादी से भी बहुत शिकवा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत हमसे 1000 गुना बेहतर थी। अगर मेरी शादी अपने जैसे लोगों में हुई होती तो मुझे यह सब ना सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने देर में अनुज कमरे में आ गया था। वह मेरा उदास चेहरा देखकर गमजदा हो गया था। मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आ गया है, तुम इन सब हालातों से खुश नहीं हो। मैं मम्मी से बात की, वो कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की महारानी बनाकर रखूंगी, बस कुछ दिन उसकी आजमाइश करने दो। रागिनी, तुम अम्मी की इकलौती बेटे की बीवी हो, वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। वह यह सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि तुम्हें देख सके तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं अनुज की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, फिर उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी। यूं ही घर के कामों में मसरूफ 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ खबर भी न हुई थी। एक दिन अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़कर शीशे के सामने मुझे कर दिया और कहने लगा, देखो तो क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वो तो नहीं है जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, ये आंखों के नीचे काले काले घेरे, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। मैं बोली, अर्जुन, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। अर्जुन बोला, आज तुम घर की किसी कामों में हाथ नहीं लगाओगी, तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। मैं हाँ कर दी और कहा, इस चीज की इजाजत मिल जाएगी आपको? खैर अर्जुन सच में मुझे अपने साथ ले गया था। मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह से खाना खिलाया था, मुझे शॉपिंग करने के लिए ले गया। मैं कपड़े खरीदने एक दुकान में चली गई तो अनुज बोला, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी तब मुझे किसी ने बाजू से हिलाया था। मैं तो अचंभित हो गई। जल्दी से मुड़कर देखा तो वह नौकरानी उषा खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहते हुए वो भीड़ को चीरते हुए आगे भाग गई थी और मैं हक्का बक्का सा बैठी रह गई। उषा तो इसी शहर में है, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला? और फिर उषा मुझे बार बार ये क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? जरूर हालात कुछ पेचीदा थे। मैंने ये सोच लिया था कि वो लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर रहूंगी। जैसे ही अर्जुन जूस लेकर आया, मैंने उससे घर चलने को कहा। वह हैरान हो गया और बोला, पहले कपड़े खरीद लो फिर चले जाएंगे। मैंने नहीं में सर हिला दिया और बोली, मुझे अभी जाना है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। अर्जुन कुछ परेशान तो हुआ था मगर उसने मेरी बात मान ली थी और वापस घर आई और सफाई के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। थकान से मैं चूर चूर थी मगर हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। और फिर आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वो लिफाफा मुझे सास के बिस्तर के नीचे मिला। मैं उस लिफाफे को छुपाने कमरे में आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर जो ही लिफाफा खोला, क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे झंझोर डाला था। उस लिफाफे में कुछ तस्वीर थे, मेरे पापा के और नौकरानी उषा के शादी के तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या उषा मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी मम्मी मर गई? मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें देखना शुरू कर दी थी। उसमें मम्मी पापा के शादी का सर्टिफिकेट भी था। सर्टिफिकेट पर जब मैंने नाम देखा तो मैं शॉक्ड हो गई थी। सर्टिफिकेट पर पुत्री प्रताप सिंह था।
प्रताप सिंह तो अनुज के दादा का नाम था, तो क्या उषा अनुज की बुआ थी? मैं ये सब देख रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजा खोला तो सामने अनुज खड़ा था। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्योंकि मैं तुम लोगों की हकीकत जान चुकी हूँ। अनुज बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी बुआ उषा को नौकरानी बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती क्या? अनुज फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? रागनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत अनुज के सामने कर दिए थे। उसके चेहरे के रंगत बिल्कुल बदल चुके थे। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? अनुज बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रहूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अनुज मेरे साथ था। मैंने सारी चीजें छुपा ली थी। शाम के वक्त मेरी सास कमरे में आई, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें तहखाना भी दिखा दूं। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी हो। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी थी। मैं बोली, आप चलें, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और अनुज को फोन करके बताया कि आपकी मम्मी मुझे तहखाने में ले जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे वहीं से तलाश कर लेना। अनुज को फोन करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे तहखाना ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझे एक कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं थर थर कांप रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया था। बहुत देर गुजरी तब किसी ने दरवाजे को खोल दिया था। मेरे सामने अनुज खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और साथ में हवेली में ले गया। लॉज में सब लोग थे। अनुज बोला, मम्मी, ये मेरी बीवी नीचे तहखाना में थी, इसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि रागनी घर के किसी नौकर के साथ भाग गई है। आपने इस कदर झूठ क्यों बोला? मेरी सास बहुत घबरा गई थी। वह बोली, ये भागने लगी थी, मैंने बदनामी के डर से इसे बंद कर दिया। अनुज दहाड़ कर बोला, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा था। वो बोला, मैंने कहा था तुम्हारी मम्मी को इसे तहखाने में बंद कर दे। वजह जानते हो क्या है? ये लड़की तुम्हारी बुआ उषा की बेटी है। पापा उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके नाम कर दिया। मगर पता है उसने क्या किया? एक आम से क्लर्क के साथ भागकर शादी कर ली। हम उसे पकड़कर खानदान में वापस लाना चाहते थे, मगर पापा ने मना कर दिया और बोले, वो ऐसे खुश है तो ऐसे ही ठीक है। हम भाई हाथ मलते रह गए थे। मगर फिर कुछ समय बाद पापा मर गए तो हम उषा को जबरदस्ती हवेली लेकर आए। तब हमें पता चला कि इसकी तो एक बेटी भी है और सारी जायदाद उषा ने अपनी बेटी के नाम कर दी थी। 25 साल के बाद वह जायदाद की हकीकी मालकिन बन जाती। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उषा को घर की नौकरानी बना दिए। फिर हमने तुम्हारी शादी उषा की बेटी से इसलिए की थी ताकि हमें हमारी जायदाद वापस मिल जाए। मगर तुम्हारी मम्मी ने महसूस किया था कि उषा अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी हवेली भेज दिया गया और रागनी को तहखाना में डलवा दिया ताकि जब वो 25 साल की हो जाए जायदाद हथिया कर उसका सफाया कर दिया जाए। मैं तो ये बात सुनकर कांप रही थी जब कि अनुज बोला, मुझे शर्म आती है आपको बाप कहने में। आप जायदाद के लालच में इस कदर अंधे कैसे हो गए थे? आपने रिश्तों को बर्बाद कर दिया। अनुज मेरा हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले आया और दूसरी हवेली से मेरी मम्मी को लिया और पापा के घर आ गया था। पापा और मम्मी 27 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। तब दादी बोली, अब तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों कर देती थी? क्योंकि मुझे अपनी बहू को भी बचाना था और ये काम मेरी रागनी ही कर सकती थी। खैर दादी को ये कौन बताए, बहू को ढूंढते ढूंढते अपनी पोती से हाथ धोने वाली थी। खैर भगवान ने अपना कर्म किए, हम सब एक हो गए थे। अनुज ने अपने माँ बाप से किनारा कर लिया और अब हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। आपकी कहानी पे क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।